हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के भौतिक और रासायनिक गुण का ये वीडियो। इसमें हम पहले भौतिक गुण देखेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का, फिर हम इसके रासायनिक गुण मतलब केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। तो भौतिक गुण में पहला इसका होता है कि जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। अगर ये शुद्ध अवस्था में है तो रंगहीन होते हैं, लेकिन अगर ब्रोमीन के एल्किल हैलाइड हैं या आयोडीन के एल्किल हैलाइड हैं तो क्या करते हैं, अशुद्ध होने पर विघटित होने पर कुछ रंग देते हैं, या पीला कलर का या लाल कलर का या ब्राउन कलर का, इस तरीके से कुछ रंग देते हैं अगर ब्रोमीन आयोडीन के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ब्रोमीन और आयोडीन की वजह से होता है, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का कुछ रंग होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इनके जो लोअर छोटे अणु होते हैं वे क्या होते हैं, उनका स्वीट बहुत ही मधुर सुगंध होता है, बहुत ही मधुर इनका गंध होता है। ठीक है, मधुर गंध होता है। और ये क्या होते हैं, वाष्पीकृत पदार्थ होते हैं, वाष्पीकृत पदार्थ होते हैं। अगर तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, इस संबंधित मतलब जितने कार्बन के इसके समान कार्बन के क्वथनांक जो होते हैं इसको हम फिर से लिखते हैं, क्वथनांक जो होते हैं एल्केन से ज़्यादा होते हैं। और ऊपर से नीचे जाने पर मतलब जैसे जैसे अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनका जो गलनांक होता है, गलनांक भी बढ़ेगा और क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अणुभार बढ़ने के बाद वान डेर वाल्स बल बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसा होता है कि अगर अणुभार समान हो लेकिन वो आइसोमर्स से प्रदर्शित करते हों, उस कंडीशन में क्या होता है कि जिसमें जितना ज़्यादा शाखा जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका क्या होगा, उसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है उतना ज़्यादा कम होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है। लेकिन ऐसा हो कि अगर शाखा भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ऐसा देखा जाता है। हम यहाँ पर हेलो एरेन्स की बात करते हैं। हेलो एरेन्स में मान लो ये आपका कोई भी उत्पाद बना हुआ है, इसके पैरा पर बना हुआ है और आर्थो पर बना हुआ है, तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि अगर आर्थो और पैरा पोजीशन देखो, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, मान लो ए ग्रुप यहाँ पर ए है, अगर ए के बगल का जो पोजीशन होता है इसको आर्थो बोलते हैं, ए पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और जो इसके ठीक अपोजिट वाला होता है 180 पर होता है इसको पैरा बोलते हैं। तो अगर पैरा पर कोई है और आर्थो पर है या मेटा पर है, उस समय क्या होता है, पैरा का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो ज़्यादा होता है आर्थो और मेटा से। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसके घनत्व की बात करें तो ये क्या होता है, जल से इसका घनत्व ज़्यादा होता है, हेलो एल्केन्स या हेलो एरेन्स का जो घनत्व होता है, हेलो कंपाउंड का घनत्व ज़्यादा होता है। अगर हम इनकी विलेयता की बात करें तो विलेयता इनके जल में बहुत कम होती है, विलेयता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इनके भौतिक गुण। अगर रासायनिक गुण की बात करें तो इनके जो रासायनिक गुण होते हैं ये 3 प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, पहला अभिक्रिया देते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। दूसरा ये जो अभिक्रिया देते हैं वो देते हैं विलोपन अभिक्रिया और तीसरा ये देते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। ये ऐसा 3 देते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम हेलो एल्केन्स को देखें CH2 यहाँ पर Br, तो ये क्या होता है, ये हैलोजन होने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इनके ऊपर जो द्विध्रुव बनता है इसकी वजह से तीनों अभिक्रियाएं देते हैं।
देखो ये क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है, तो दूसरा कोई नाभिक स्नेही जो इनसे तगड़ा हो जाए तो क्या करता है, इनको हटा देता है, तो ये क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इनके देखो जो अगर बीटा पोजीशन पर कोई अगर हाइड्रोजन लगा होता है तो ये विलोपन अभिक्रिया देते हैं और धातु के साथ अभिक्रिया करके उसके साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बारी बारी से इन अभिक्रियाओं को देखते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला अभिक्रिया देखते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से SN1 और SN2 दो प्रकार के होते हैं ना, ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में शुरू में बताया गया होगा, क्लास 11 में बताया गया होगा। तो हम यहाँ पर उसके अंतर को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्या है, SN1 और SN2। SN1 का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये होते हैं, चलो इसको हम देखते हैं SN1 और SN2 क्या होते हैं। ठीक है, इनका अंतर पूछा जाता है, कई बार इनका अंतर पूछा जाता है, 2019 में कई बार पूछा हुआ है, इनका KOS रिएक्शन पूछा हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। चलो हम इसको बारी बारी से समझते हैं। तो जो SN1 होता है, नाम से ही सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमालिक्यूलर, मतलब इनका क्या हो, एकाणु क्रियाविधि इनको कहते हैं। ठीक है, और इनका अगर देखा जाए तो ये दो पद में, पहला होता है कि ये दो पद में संपन्न होते हैं। SN2 जो होता है एक पद में संपन्न होता है। ठीक है, 1 स्टेप में संपन्न होता है, तो एक पद में होता है। इसकी आणविकता जो होती है, SN1 की जो आणविकता होती है एक होती है, जबकि SN2 की जो आणविकता होती है ये 2 होती है। ठीक है, आणविकता 2 होती है। ये आपको केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी में पढ़ाया जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे अगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या होती है, ये जो SN1 होता है ये ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होते हैं। किसके, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होते हैं। ये क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होते हैं। ठीक है, अध्रुवीय विलायक, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लें, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सब हो गया। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होते हैं, जैसे जल हो गया, एल्कोहल हो गया, इनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, और अगर इनकी और बात किया जाए तो इनकी अगर बात किया जाए तो ये क्या होते हैं कि अभिक्रिया के एक कार्बोकैटायन से होकर जाते हैं, कार्बन के ऊपर धनावेश जो बनता है कार्बोकैटायन से होकर जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट से होकर जाते हैं। किससे होकर जाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट से, या तो संक्रमण अवस्था से होकर जाते हैं, संक्रमण अवस्था से होकर जाते हैं। तो ये आप याद रखना, इसका अंतर पूछा जाता है, अवस्था से होकर जाते हैं। अगर पांचवा बिंदु की बात करें तो क्या होता है, इसमें इन्वर्जन नहीं होता है, इन्वर्जन इसमें नहीं होता है। इन्वर्जन का मतलब अगर देखा जाए तो जो समावयवी होते हैं, समावयवता आप जानते हैं, समावयवी होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है, प्रतिलोपन होता है, समावयवी का क्या होता है, प्रतिलोपन हो जाता है। तो ये आपको 5 बिंदु याद रखने चाहिए, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो SN1 का एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। ठीक है, SN1 का उदाहरण हम आपको एक दिखाते हैं और SN2 का। एक अभिक्रिया CH3CCS3 इससे ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। इसका रिएक्शन हम कराते हैं KOH के साथ कराते हैं, सिंपल कोई भी बेस ले सकते हैं, बिना बेस का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लेते हैं, ये अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा बनता है CH3CH3, यहाँ पर OH ग्रुप आ जाता है और KBr साल्ट के रूप में अलग हो जाता है। ये जो हमारा अभिक्रिया है ये SN1 है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा अभिक्रिया लें CH3I ले लें,
या CH3Cl ले लेते हैं, इसका KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सॉल्वेंट इस समय अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं CHCl3, ठीक है, CH3Cl इसका सॉल्वेंट लेते हैं तो ये क्या बनता है, CH3OH बनता है और ये SN2 से होकर जाता है। ये अभिक्रिया आप लोग याद रखना, ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक और अंतर जो यहाँ पर दोनों में आपने अंतर देखा है, तो इसमें जो रेट होता है, छठवां अंतर होता है, SN1 में 3 डिग्री का रेट ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, 1 डिग्री SN1 नहीं दिखाता है, जबकि इसमें क्या होता है 1 डिग्री का रेट सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का उससे कम और सबसे कम 3 डिग्री का होता है। 3 डिग्री जो कार्बन होते हैं वे SN2 अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनके अंतर। अब हम देखते हैं इसका प्रतिलोपन अभिक्रिया। अब क्या देखते हैं हम, प्रतिलोपन अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है, प्रतिलोपन अभिक्रिया देखते हैं, प्रतिलोपन अभिक्रिया। प्रतिलोपन अभिक्रिया की अगर बात करें तो प्रतिलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर कोई भी हैलो एल्केन्स है, ठीक है, इसके बीटा पोजीशन पर जिससे जुड़ा होता है इसको अल्फा कहते हैं, इसके ठीक बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो अगर ऐसा हो कि बीटा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन अगर है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कोई भी जैसे बेस, जैसे हम KOH का OH माइनस लेते हैं, इसके प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, और जैसे बीटा हाइड्रोजन बाहर होता है ये हाइड्रोजन भी बाहर हो जाता है, और हमारा क्या होता है यहाँ पर ये एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बीटा प्रतिलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा प्रतिलोपन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिलोपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके उदाहरण। अब हम अगला अभिक्रिया इसका देखेंगे। जो अभिक्रिया होगा वो होगा जो बीटा प्रतिलोपन अभिक्रिया होती है, ये सेटेजेफ रूल को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, सेटेजेफ रूल को, सेटेजेफ नियम को फॉलो करती है, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो एल्कीन बनता है, जो एल्कीन बनता है वो क्या होता है, जितना ज़्यादा उसमें अवयवी, जैसे ये एल्कीन बना, जितना ज़्यादा इसमें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा होगा उतना ज़्यादा ही एल्कीन बनेगा, वही एल्कीन बनेगा। ये सेटेजेफ के नियम ने बताया हमें, ठीक है। तो सेटेजेफ नियम ने यही बताया कि जितना ज़्यादा उसके ऊपर एल्कीन लगा होगा, जितने ज़्यादा उसके ऊपर ग्रुप लगे होंगे, उस क्या होगा, वही बनेगा। तो सेटेजेफ नियम क्या होते हैं, चलो इसको हम समझ लेते हैं। सेटेजेफ नियम यही बताता है कि जब कोई हैलो एल्केन दो विभिन्न रीतियों से हैलोजनीकरण अभिक्रिया देता है तो भिन्न भिन्न एल्कीन का निर्माण हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन ही मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है। हम चलो इसको समझ लेते हैं। सेल्सियस नियम फिर से आप समझिए कि जैसे कोई भी एल्कीन है, हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, CH3CH2CCl, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होता है और यहाँ पर CH3। देखो इसके संबंध में देखा जाए, हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ए भी बीटा है, ए अल्फा है, इसके ठीक बगल में ए भी बीटा और ए भी बीटा है। अब इसका अगर हम क्या हो कि डिहाइड्रो हैलोजनीकरण इसका करते KOH लेते हैं, तो KOH का जो OH माइनस है इससे भी हाइड्रोजन ले सकता है, इससे भी हाइड्रोजन लेता है, तो किससे लेगा ज़्यादा। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि उधर से हाइड्रोजन निकलेगा जिधर से सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन बने, मतलब एल्कीन पर लगे हुए ग्रुप सबसे ज़्यादा हों। तो देखो अगर इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2। यहाँ पर कोई एक ही प्रतिस्थापित ग्रुप इधर लगा हुआ, अगर यहाँ से निकलता है तो उस समय क्या बनेगा, CH3CHCHCH3। इस एल्कीन में क्या होता है, एक इधर प्रतिस्थापित एक इधर प्रतिस्थापित, तो क्या होगा, कौन सा बनेगा, ए ग्रुप ज़्यादा बनेगा। ध्यान देना, ये जो बनेगा ये मुख्य उत्पाद बनेगा क्योंकि प्रतिस्थापित ग्रुप ज़्यादा होता है। ये सेटेजेफ नियम होता है। सेटेजेफ नियम में फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे। सेटेजेफ नियम के अनुसार जब कोई हैलो एल्केन्स के दो विभिन्न रीतियों दो बीटा हाइड्रोकार्बन से हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है तो दो भिन्न भिन्न एल्कीन बनने की संभावना होती है। उसमें क्या होता है, जिस एल्कीन में
प्रतिस्थापी ग्रुप जितना ज़्यादा होता है वह मुख्य उत्पाद बनता है, और जिसमें प्रतिस्थापी ग्रुप कम होता है वह क्या होता है, गौण उत्पाद बनता है, यानी वो बहुत ही कम बनता है। ये सेठजीएफ का नियम था। चलो हम आगे समझते हैं इसका। धातु से अभिक्रिया क्या देखते हैं, धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया देखते हैं। अगर धातु से अभिक्रिया की बात किया जाए तो धातु से देखो ये दो तरीके से अभिक्रिया करते हैं। पहला हम यहाँ से देखते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। तो धातु से अभिक्रिया CH2CH2Br, इसका जब अभिक्रिया हम मैग्नीशियम से करते हैं तो मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव होता है। यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करता है, एक नया कंपाउंड बनाता है जो बहुत इससे भी ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, उसका नाम होता है CH3CH2MgBr। इसको कहते हैं ग्रिगनार्ड अभिकारक होता है, ठीक है, अभिकारक होता है। इसको ध्यान देना, एक ग्रिगनार्ड होता है। ये क्या करता है, जहाँ भी हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को लेकर ये जो एल्किल ग्रुप है उसके साथ जोड़ देता है। तो जैसे हम एक अभिक्रिया आपको दिखाते हैं कि CH3CH2MgBr है, इसका अगर हम पानी से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, वैसे पानी से अभिक्रिया तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम कराते हैं तो क्या करता है, ये अभिक्रिया देता है CH3CH2 के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा पानी का, जो OH बचता है वो Mg के साथ OH लग जाता है और यहाँ Br बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकारक होता है। दूसरा अब हम इसमें देखते हैं ओर्ज रिएक्शन, ठीक है, ओर्ज रिएक्शन देखते हैं, ओर्ज अभिक्रिया देखते हैं। ओर्ज अभिक्रिया ध्यान से आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी, इसमें कुछ नहीं है। ओर्ज अभिक्रिया के अनुसार यदि कोई है एल्किल हैलाइड होता है, इसका सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्वेंट हम जो लेते हैं क्या, तो शुष्क ईथर लेते हैं, ठीक है, शुष्क ईथर लेते हैं, उसमें क्या करता है, दोनों R ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं और सोडियम का यहाँ पर साल्ट बनता है। ये कैसे होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा इजी में बनाना चाहें तो देखो RX धन सोडियम यहाँ पर क्या बनेगा, X और RX को ही लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, A इसके साथ जुड़ जाता है और A इसके साथ जुड़ जाता है और R इस R के साथ जुड़ के R और R बना लेता है, साथ में 2NaX बनता है। ये ओर्ज अभिक्रिया हो गई। अब हम देखेंगे हेलो एरिन्स की अभिक्रिया, किसके देखेंगे, हेलो एरिन्स के अभिक्रिया देखेंगे। हेलो एरिन्स की अभिक्रिया यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपको सब समझ में आएगा। हेलो एरिन्स वैसे अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं देते हैं। ऐसा होने के लिए रीजन होता है क्योंकि जो ये होते हैं रेजोनेंस की वजह से क्या करते हैं कि रेजोनेंस की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ने की वजह से क्या करता है, देखो जो नाभिक स्नेही होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। किस पर अटैक करता है, जिसके ऊपर धन आवेश होता है, ठीक है। लेकिन एक तो बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से धन आवेश होता है, दूसरा ये रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, इसके ऊपर बेंजीन की वजह से ऋण आवेश होता है और इसके ऊपर रेजोनेंस की वजह से और ज़्यादा ऋण आवेश होता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर नाभिक स्नेही इसके ऊपर अभिक्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि नाभिक स्नेही पर ऋण आवेश होता है, बेंजीन पर भी ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है और ये अभिक्रिया बहुत ही कम होने के चांस होते हैं। लेकिन एक अभिक्रिया ये प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हो कौन सी अभिक्रिया होती है। जो ये अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वो होता है Cl का रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन। यहाँ पर हम देखते हैं एक हमारा ये प्रतिस्थापन है। इसका जब हम अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन है, इसका जब हम NaOH से कराते हैं उस समय ताप बहुत ज़्यादा लेते हैं, 623 डिग्री केल्विन 623 केल्विन ताप लेते हैं। प्रेशर भी लेते हैं 300 ATM इसका प्रेशर लेते हैं, ठीक है। और पहले स्टेप में ऐसा करते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं और दूसरे स्टेप में क्या होता है, एसिड से वर्कअप करते हैं। उस समय क्या होता है, Cl हट जाता है, उसके स्थान पर OH ग्रुप लग जाता है।
ऐसा देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। ऐसा देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सोखने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप इसके साथ लगा दिए जाते हैं, वैसे वैसे कम ताप पर ही ये अभिक्रिया हो जाती है। NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब इसका NaOH से अभिक्रिया हम कराते हैं तो तापमान जो होता है 443 डिग्री केल्विन, 443 केल्विन होता है, और बहुत मतलब टेम्परेचर 200 डिग्री तक लगभग कम हो जाता है, और ये आसानी से यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है, NO2 हो जाता है। और जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, जैसे कि अगर 2 करेंगे तो और 2 NO2 करेंगे तो और ज़्यादा, अगर 3 NO2 ग्रुप कर देते हैं तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर देने पर ये आसानी से क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है, Cl रिप्लेस हो जाता है। जैसे हम 3 ग्रुप कर दिए तो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर, यहाँ पर बेस भी नहीं देना है, पानी की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो जाती है। तो यही आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी उपस्थिति के कारण हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर। इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हम अगर डिस्कस करेंगे, अगर आपको बताएं तो इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। जैसा मैंने आपको बताया रेजोनेंस की वजह से, अगर आप इसको समझे, ये आप याद रखिएगा, इसका पूछेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देता है। तो अगर इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आएगा और इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से देखना आप, क्लोरीन के ऊपर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव नेचर आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो पहला पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस प्रकार से बनाएगा। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आर्थो पोजीशन पर आ जाएगा और इस प्रकार से हमारा ये रेजोनेंस बनेगा। रेजोनेंस यहाँ पर जो बनेगा नेगेटिव आवेश यहाँ पर होगा, हैलोजन होगा और इस प्रकार से बनेगा। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ये आर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और आर्थो पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम ज़्यादा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप कहाँ अटैक करेंगे, आर्थो और पैरा पर। तो चलो हम जल्दी से इसके रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो चलो हम इसके रिएक्शन देखते हैं। पहला अभिक्रिया होती है हैलोजनीकरण। क्या होती है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण की बात करें तो यहाँ पर हम एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं, आप दूसरे हैलोजन कोई भी ले सकते हैं। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं उसमें एक एनहाइड्रेट यानी अतिशुष्क या शुष्क AlCl3 हम लेते हैं। ये लुईस एसिड होता है, कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह काम करता है और हमें आर्थो और पैरा पर 2 उत्पाद हमें मिलते हैं, एक आर्थो पर मिलता है और दूसरा पैरा पर। तो मैंने पहले पैरा वाला बनाया, फिर क्या बना, आर्थो वाला मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो होता है, जो पैरा वाले उत्पाद होते हैं ये ज़्यादा, यही मुख्य उत्पाद होते हैं, यही मुख्य रूप से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है। क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं और इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, दोनों क्लोरीन के पास, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। अगर हम दूसरा इसकी अभिक्रिया देखें तो दूसरा है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, इन चारों में से 4 अभिक्रिया अभी हम बताएंगे, चारों में से कोई ना कोई 2 जरूर पूछेगा। नाइट्रीकरण में क्या होता है, हम यहाँ पर कोई भी हेलो एल्केन्स लेते हैं, हेलो एरिन्स लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं। यहाँ पर Cl ही मैं ले रहा हूँ, HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते हैं। नाइट्रिक एसिड से तगड़ा एक एसिड लेते हैं जो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है और वो होता है कंसनट्रेट यानी शांत H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। जब ये अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी आर्थो और पैरा पोजीशन पर, अभी हम केवल क्लोरोबेंजीन बनाए हैं। ठीक है, इसके आर्थो पोजीशन पर क्या होता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, या तो पैरा पोजीशन पर। तो जो पैरा वाला होता है वो मुख्य उत्पाद होता है प्रतिकर्षण नहीं होने की वजह से। अगर हम तीसरा अभिक्रिया इसका देखें तो सल्फोनीकरण होता है। क्या होता है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें कैटलिस्ट और अभिकारक दोनों ही सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें भी आर्थो और पैरा, इसमें कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं। इसको जब हल्का सा गर्म करके क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा उत्पाद बनता है वो सल्फोनिक एसिड बनता है, क्लोरीन होता है। एक आर्थो का उत्पाद बनता है, दूसरा पैरा का। तो जो हम जानते हैं पैरा वाला जो उत्पाद होता है वही मुख्य उत्पाद हमारा होता है। तो इसको आप लोग याद रखना है। आपसे पूछेगा कौन सा मुख्य उत्पाद होता है तो आप हमेशा लिखना जो इसके अपोजिट होता है ये पैरा है, पैरा मुख्य उत्पाद होता है। फिर इसमें अब चौथा और अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं, जो है वो अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट हर बार किसी ने हर एग्जाम में किसी न किसी दूसरे बहाने से पूछता है फ्रीडल क्राफ्ट का। प्लीज़ इसको आप लोग याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में एक होता है अल्काइलेशन, एल्काइलेशन होता है, या अल्किनीकरण होता है, अल्किनीकरण होता है, एल्किनीकरण होता है। और दूसरा होता है एसिलीकरण होता है, एसिलीकरण होता है। एल्केनीकरण में क्या होता है, एल्केन CH3 टाइप का ग्रुप या कोई भी एल्कीन जुड़ता है। इसमें क्या होता है, असाइल ग्रुप CH3CO को असाइल ग्रुप कहते हैं, असाइल ग्रुप जुड़ता है। हम दोनों को वन शॉट में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लोरो हेलो बेंजीन हो गया, ठीक है। इसका हम दोनों को एक साथ देखते हैं, CH3Cl के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं। एनहाइड्रस यानी शुष्क AlCl3 दोनों के लिए यूज होगा, दोनों के लिए एनहाइड्रस AlCl3 होगा। और एसाइलेशन के लिए जो हमारा रिएजेंट होता है CH3COCl लेते हैं। इसमें जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद इस प्रकार से हमारा बनता है, आर्थो और पैरा पर बनेगा। एक पैरा पर CH3 बनेगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। दूसरा पैरा पर जो बनेगा मुख्य उत्पाद होगा, दूसरा क्या होगा आर्थो पर बनेगा, ये क्या होगा गौण उत्पाद होगा। ये अल्काइलेशन होगा। असाइलेशन की बात करें तो असाइलेशन में भी दो बनेंगे, आर्थो और पैरा बनेंगे। आर्थो पर पैरा पर इस प्रकार से उत्पाद बनेगा जो क्या होगा मुख्य उत्पाद होगा, और एक आर्थो पर भी बनेगा। आर्थो पर जो बनेगा Cl, यहाँ पर COCH3 बनेगा, ठीक है। तो मुख्य उत्पाद यही होगा। ये हमारा हो गया फ्रीडल, इसको पहले वाले रिएक्शन को इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहेंगे क्योंकि एल्कीन यहाँ पे जुड़ा है, इसको असाइलेशन क्योंकि एसाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक अभिक्रिया और देखते हैं फीटिंग रिएक्शन, ठीक है। फीटिंग अभिक्रिया देखते हैं। जो फीटिंग अभिक्रिया होती है ये ओल्ड रिएक्शन का ही के जैसा होता है। इसमें कोई भी हेलो बेंजीन लेते हैं, उसका जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर में, यहाँ पर विलायक का ध्यान देना, क्या होगा शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर में ऐसा शुष्क ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि सोडियम दूसरे किसी सॉल्वेंट के अभिक्रिया कर सकता है, उसके साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों आपस में कपल हो जाते हैं और मतलब ये दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार से बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बनता है। तो फीटिंग और उर्ज रिएक्शन को एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो बनता है उर्ज फीटिंग अभिक्रिया। ये देख लेते हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अभिक्रिया जो होती है। इसमें क्या होता है कि एक फीटिंग का अभिकारक लेते हैं, दूसरा ऊर्ज का लेते हैं RX, इनको सोडियम के साथ और शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराते हैं। किसमें, शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराते हैं। उसमें क्या होता है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और हमें जो उत्पाद बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा रहा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के फिजिकल यानी भौतिकी और रासायनिक गुण का कंप्लीट लेखा जोखा, ठीक है। थैंक यू।